जय हिंद दोस्तों। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग। 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए थे। आज चैप्टर 7 पर बात करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 और 8 आज कवर करेंगे। न्यू क्वेश्चन एंड आइडिया चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महाजन पद एरा के बाद बात की जाएगी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और डिफरेंट स्कूल्स जो ओरिजिनेट हुए, डिफरेंट रिलीजन्स जो ओरिजिनेट हुए, इनके पीछे का कारण क्या था। और मेनली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अगर आपको पता हो तो सिविल सर्विसेज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीडीएस और एनडीए में भी अक्सर सवाल आते हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज में 2010 से लेकर 2020 तक अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करें तो हर साल 1 से 2 टफ नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्वेश्चन का नेचर टफ होता था, ज़्यादातर क्वेश्चन फिलोसॉफीज पर बात करता था और कुछ एंसेंट, जैसे अगर हम लोग 2022 की ही देखें बात, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर सवाल आए जो कि अगेन काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो अगर हम चाहें तो इस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टॉपिक को ऑब्वियसली डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी है और इम्पोर्टेंट भी है और 10-20 सोर्सेज को कंपाइल करके हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सोर्सेज पढ़ना सिविल सर्विसेज के लिहाज से इनफ नहीं होगा। एनडीए और सीडीएस में जो क्वेश्चन का नेचर होगा वो एनसीईआरटी से मैक्सिमम पूछा जाएगा, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी हो गई और भी कुछ बुक्स को, जैसे पूनम दलाल दहिया मैम की जो बुक हो गई, इन चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इस चैप्टर पर बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये चैप्टर काफ़ी आपका बेस क्लियर कर देगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको काफ़ी सारी बातें यूं ही क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सरलता होगी। देखिए, यहाँ पर गौतम बुद्ध के कहानी की बात की जा रही है, बट ऑब्वियसली 6 क्लास की एनसीईआरटी में उतनी बातें नहीं होंगी गौतम बुद्ध के विषय में जितना हमारे लिए जानना इनफ हो। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंटर को एक साथ कवर करेंगे। गौतम बुद्ध का नाम जैसे कि हम सबको पता है, पहला सवाल तो यही बनता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, ये हम सबको पता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की लगभग 2500 साल पहले, और इनका जन्म कब हुआ यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बट ये भी हमें पता होना चाहिए 563 BCE में। अगर आप समझें उस समय के टाइम पीरियड को, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी नए धर्म की, लोग नई नई जीवन की राहों को क्यों ढूंढ रहे थे। तो देखिए, 6th सेंचुरी BCE का जो टाइम पीरियड है वो एरा था महाजन पद का। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैदिक काल में लोगों के पास उतनी संपत्तियां नहीं थी, उतने संसाधन नहीं थे। खास करके राजा को अगर आप देखें तो वो वॉलंटरी ट्रिब्यूट पर चलते थे और राजा एज अ राजा नहीं कहला पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मीज होती थी, ना ही कुछ वैसा होता था जो राजा के लिए होना चाहिए। लेकिन जब महाजन पद की शुरुआत होने लगी, खास करके मगध और उनके अगल बगल के एरियाज में, तो काफ़ी एग्रीकल्चर क्योंकि फ्लरिश होना शुरू हो गया। जो हल है वो लोहे के बनाए जाने लगे, जिससे काफ़ी मजबूत मिट्टियों को काफ़ी आसानी से जुताई की जा सकती थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो फॉरेस्ट होने के कारण काफ़ी संसाधन अवेलेबल थे, एलिफेंट वगैरह अवेलेबल थे, जिससे स्टैंडिंग आर्मीज़ को काफ़ी मदद मिलती थी। और फॉरेस्ट में वुड वगैरह का प्रयोग करके कई सारे किलेबंदियाँ, फोर्ट्स वगैरह बनाई जा रही थी। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि जो रीजन्स, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या रीजन्स हुई, तो लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ना शुरू हो गई और जो वरना सिस्टम था वो लोगों को कंफ्यूज कर रहा था। अभी हम लोग देखेंगे इसे। ये देखिए, पूनम दलाल दहिया मैम की बुक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, 6th सेंचुरी BCE का जो टाइम पीरियड था वो रिलीजियस अपहेवल का टाइम माना जाता है। अगर आप चाइना में देखें तो कन्फ्यूशियस, ईरान में देखें तो जोरस्टर, और ग्रीस में अगर देखें तो पार्मेनिडिस, और हर जगह पे जो रिलीजियस अपहेलिंग देखी जा रही थी, एथिकल और मोरल वैल्यूज़ पर बात की जा रही थी। और जो इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में भी कोई सिनेरियो अलग नहीं था, चाहे वो बुद्धिज़्म हो या फिर जैनिज़्म। यहाँ पे बात की जा रही थी ट्रू हैप्पीनेस की, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी में नहीं लाई करती है, ना ही रिचुअल के परफॉर्मेंस में लाई करती है, बल्कि ये लाई करती है नॉन वायलेंस पर, अहिंसा पर, चैरिटी पर, फ्रूगैलिटी पर और गुड सोशल कंडक्ट पर। इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा था, इन चीज़ों पर बात की जा रही थी। यहाँ पे भी अगर आप पढ़ें तो रीज़न वही दिए जा रहे हैं कि नए शहर डेवलप कर रहे थे, जीवन बदल रहा था, और थिंकर जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये चेंजेस हैं सोसाइटी में वो आ रहे हैं और लोग किस तरह के जीवन के तलाश कर रहे हैं, मीनिंग क्या है लाइफ का, जीवन का मतलब क्या है, और जीवन को सही अर्थों में जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्या केवल मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की आवश्यकता होगी या फिर फिलोसॉफिकल चीज़ों की, इन चीज़ों पर बात की जा रही थी। अगर आप गौतम बुद्ध के विषय में देखें तो ये साइक्य गण से थे। पहली बात तो यही आपको ध्यान में रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
कि गणतंत्र होते थे, उसमें से एक शाक्य गण था जिससे गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे। नेपाल में लुम्बिनी में जन्म हुआ इनका, हमें पता है, और ये क्षत्रिय थे। और ये जब यंग थे तो अपने घर को छोड़ करके चले जाते हैं नॉलेज, ट्रू नॉलेज की तलाश में। ये चीज़ें हम सभी को पता है। काफ़ी सालों तक वो वांडर करते हैं, काफ़ी थिंकर वगैरह से विचार करते हैं और एट द एंड मेडिटेशन पर बैठ जाते हैं। काफ़ी सालों के मेडिटेशन के बाद पीपल ट्री के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब बातें हम लोग जानते हैं और ये जो असल एनलाइटनमेंट की शुरुआत है वो यहीं पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? बोध गया में। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ प्राप्त हुई, तो आंसर क्या होगा? बोध गया में, महाबोधि वृक्ष के नीचे, जो कि कहाँ पे? बिहार में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। ये भी आपको ध्यान रखना है, सारनाथ बनारस के पास है जहाँ पे इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो काफ़ी समय तक ये विभिन्न जगहों पर जाते थे और अपने उपदेश, अपने प्रचारक के साथ जाते थे और एट द एंड कुशीनारा में ही पास्ड अवे। सो ये तो हो गई फैक्ट्स की बात, लेकिन फैक्ट्स के बजाय जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जनरली वो वैल्यूज़ पर पूछती है कि क्या क्या वैल्यूज़ लाया करती थी बुद्धिज़्म के अंदर, जैनिज़्म के अंदर। ये सब क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा। तो गौतम बुद्ध के विषय में आपको उनके विचार भी समझने पड़ेंगे, जैसे कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। ये चीज़ गौतम बुद्ध ने बताई और इसके पीछे का कारण बहुत ऑब्वियस बताया इन्होंने कि ये जो इंसानों की डिज़ायर्स होती है, इच्छा होती है, क्रेविंग्स होती है, जो कभी फुलफिल नहीं की जा सकती, कभी ख़त्म नहीं की जा सकती, इस वजह से इंसान सफ़र करता है। तो इस वजह से इंसान सफ़र करता है, ये गौतम बुद्ध का कहना था। समटाइम इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी यद्यपि हमें वो चीज़ें मिल भी जाएं तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते और ज़्यादा की तलाश करते हैं, और ये हमारे दुखों का कारण है। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तन्हा कहा जा रहा है किसको? थर्स्ट को, प्यास को, और ज़्यादा पाने की इच्छा को। उन्होंने बताया था कि ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। यानी अगर आप इस क्रेविंग को, इस तन्हा को हटाना चाहते हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर चीज़ों में मॉडरेट बिहेवियर को अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए, जो बुद्धिज़्म है वो मॉडरेट चीज़ों पर बात करेगा, मिडिल पाथ की हम लोग बात करेंगे, अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे, गौतम बुद्धा का मिडिल पाथ जो कि आज भी हमें राह दिखा रहा है उसको समझेंगे। और जब जैनिज्म की बात आई तो जैनिज्म इन मामलों में थोड़ा एक्सट्रीम है, वो चीज़ें भी अभी हम लोग देखेंगे। एक बात जो आपको और क्रिस्टल क्लियर रखनी है, गौतम बुद्ध बिल्कुल सरल भाषा में, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, प्राकृत, उस भाषा में प्रीच करते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर रिलीजियस स्क्रिप्चर जहाँ संस्कृत भाषा की बात करते थे, जो कि आम लोगों के लिए समझना कठिन था, वहीं गौतम बुद्ध प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और यही रीज़न है इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी का। आम लोग, आम जनमानस भी इस भाषा में कंफर्टेबल थे और काफ़ी आसानी से गौतम बुद्ध के विचारों को समझ पा रहे थे। जो गौतम बुद्ध की सबसे खास बात है वो ये है कि गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि किसी भी पर्सन को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, बल्कि खुद की रीजनिंग लगाइए, खुद के विषय में सोचिए। जब उनके अंतिम दिन चल रहे थे तो उनके जो शिष्य हैं आनंद, वो गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे दुनिया के लिए, तो वो कहते हैं अप्पो दीपो भवा, यानी अपना दीप स्वयं बनो, अपनी राह को खुद प्रज्वलित करो, खुद ही अपना मार्ग प्रशस्त करो, रादर देन किसी और की बातें सुनने की बजाय। और इस रीजनिंग को डेवलप करने का कार्य कर रहे थे गौतम बुद्ध। देखिए, ये एनसीईआरटी के बॉक्स से आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए किस्सा गौतमी की कहानी है। हम सब ने कहीं ना कहीं बचपन में ये सुनी है। किस्सा गौतमी की कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि एक वुमेन होती है किस्सा गौतमी, जिनका पुत्र मर जाता है, जिनका बेटा मर जाता है, तो उन्हें कहीं से पता चलता है गौतम बुद्ध इस पर कुछ समाधान कर सकते हैं, तो वो तथागत के पास स्वयं पहुँच जाती है। तो उस टाइम पर गौतम बुद्ध तथागत ये कहते हैं कि मैं ये इन्हें जीवित कर सकता हूँ पुनः, लेकिन आपको एक मुट्ठी सरसों लानी होगी। तो वो महिला खुश होकर के जाने लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि आपको ये जो मुट्ठी भर सरसों लानी है ये उस घर से लानी है जहां कभी कोई मरा ना हो, आपको उस जगह से लानी है जहां कभी कोई मरा ना हो। तो फिर उस टाइम पे तो किस्सा गौतमी घर घर जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ऐसा कोई घर ऑब्वियसली नहीं मिलेगा जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो इस टाइम पे गौतम बुद्ध ये सिखाना चाह रहे थे। देखिए, गौतम बुद्ध की सभी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल होती थी। कोई भी बात बुनियादी, जो उस बात की बुनियाद होती थी वो इस बात पर होती थी कि प्रैक्टिकल चीज़ों से, जैसे अगर यहीं पर गौतम बुद्ध उन्हें समझाते कि जो डेथ है वो एक अल्टीमेट सत्य है, हर किसी को ये फेस करना पड़ेगा, तो शायद ये बात उन्हें समझ ना आती। लेकिन इस स्टोरी के बाद जब वो घर घर जाती है तो वो खुद समझ जाती है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, यानी डेथ इज अल्टीमेट, डेथ इज फाइनल, डेथ इज द ट्रू रियलिटी। ये बात समझाने के लिए गौतम बुद्ध इस तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं।
आइए अब बात करते हैं उपनिषदों की। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको समझना चाहिए। देखिए अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, यानी जिस टाइम पे गौतम बुद्ध प्रीच कर रहे थे, अपने संदेशों को पहुंचा रहे थे, उससे कुछ समय पहले भी बहुत विचारक आए, बहुत सारे चिंतक आए, इस विषय पर सोचें कि ये बात जो जितने सेक्रीफाइसेस किए जा रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है, इनकी क्या उपयोगिता है। जो रियल बातें हैं, जो लाइफ का रियल मतलब है, वो चीज़ें क्यों ना ढूंढी जाएँ। तो इन चीज़ों के लिए इन्होंने बताया कि देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, यानी इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी परमानेंट चीज़ें हैं जो कि डेथ के बाद भी लास्ट करेंगी, जिसे उन्होंने आत्मा बताया। आत्मा या फिर इंडिविजुअल सोल की बात की गई, और एक दूसरी जो बात की गई वो यूनिवर्सल सोल की बात की गई। यूनिवर्सल सोल को ब्रह्मा और इसे आत्मा कहा गया, और इन्होंने कहा कि आगे चल के दोनों अल्टीमेटली एक हैं और दोनों अल्टीमेटली एक बन जाएंगे, इस तरह की बातें की गई। और इन सब इस तरह की जो बातें, इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, उन्हें उपनिषदों में रिकॉर्ड किया गया, और उपनिषद लाटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। देखिए जो वेद होते हैं, वेद से काफ़ी टाइम बाद उपनिषदों की रचना की गई, और उपनिषदें ज़्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती हैं, क्योंकि अगर आप इन बातों को देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह की सेक्रीफाइजल चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया है। सो यहाँ बॉक्स में बात की गई है इंडियन फिलोसॉफी के 6 स्कूल की। देखिए अभी इससे सीरियस 2022 में भी क्वेश्चन आया 6 स्कूल के ऊपर, और अक्सर ही इससे सवाल आ रहे हैं। एनडीए में भी क्वेश्चन आया, और अभी इससे पहले जो एग्जाम हुआ सीएपीएफ का, उसमें भी सवाल आया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे इसे कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस पर आई थिंक आधा एटलीस्ट 30 मिनट की लेक्चर होनी चाहिए, और सारी चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी बहुत सारे आई थिंक 40-50 क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर पूछ रखे हैं, तो वो सारे भी हमें कवर करने चाहिए। फिलहाल बहुत ही ब्रीफ में बात कर लेते हैं। देखिए इंडियन फिलोसॉफी की बात करेंगे, इसमें 6 स्कूल्स की। सो ये जो 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, इनके नाम है वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता, जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। कुमारिल भट्ट किस फिलोसॉफिकल स्कूल से जुड़े हुए थे, तो पूर्व मीमांसा उसका आंसर है। और भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वैशेषिका स्कूल के फाउंडर कौन है, तो ऋषि कणाद है। कणाद ऋषि ने ही सबसे पहले चावल के दानों से कंपेयर किया था दुनिया के हर चीज़ों को, और एटम फिलोसॉफी की शुरुआत हुई थी, जिसे बहुत ही बाद में जॉन डाल्टन ने जो एटम थ्योरी दी, उससे काफ़ी हज़ारों साल पहले ही इन्होंने इस चीज़ पर बात की थी। और इसी तरह से अगर आप देखें तो न्याय सूत्र के प्रतिपादक हैं गौतम, और यहाँ पे अगर आगे आप देखें तो न्याय के बाद सांख्य स्कूल जिसके संस्थापक है कपिल, उसके बाद योग स्कूल जिसके महर्षि पतंजलि, पूर्व मीमांसा के फाउंडर हैं जैमिनी, और वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा के फाउंडर हैं व्यास। सो ये देखिए एनसीईआरटी के बॉक्सेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे वाइस बेगर की एक स्टोरी दी गई है। देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है जो थीम्स वाली एनसीईआरटी, वहाँ पे भी इस तरह के बॉक्सेस हैं, और काफ़ी बार इन चीज़ों पर क्वेश्चन बने हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें आप, तो छांदोग्य उपनिषद की बात की गई है, और छांदोग्य उपनिषद की एक स्टोरी दी गई है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सोनक और अभिप्रतीन की जो स्टोरी है वो किस उपनिषद में देखने को मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा हुआ है एनसीईआरटी के बॉक्सेस से। तो इसे भी आपको ब्रीफ में समझना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें बस याद रख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। सो स्टोरी क्या है, बहुत ही ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए सौनक और अभिप्रतीन 2 सेजेस हैं जो यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं। एक बार इनके सामने एक भिखारी आता है और खाने के लिए मांगता है, लेकिन सौनक कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे बेगर पूछता है कि लर्नेड सर, हुम डू यू वर्शिप, यानी आप किसकी पूजन करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो उस टाइम पे अभिप्रतीन कहते हैं कि हम यूनिवर्सल सोल को पूजते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मानते हैं इस बात को कि यूनिवर्सल सोल जो है वो एंटायर वर्ल्ड को, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। तो इस बात पे सेजेस अपना सर हिलाते हैं। तो उस टाइम पे यह भिखारी कहता है कि इस तरीके से तो यह मुझे भी इस दुनिया में भी इस वर्ल्ड का पार्ट हूँ। तो उस टाइम पे यंग ब्राह्मण कहते हैं कि ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं। तो फिर उस तरह से यह कहते हैं, ये जो भिखारी है वो कहता है कि यानी आप मुझे भोजन ना देकर के आप यूनिवर्सल सोल के फूड को डिनाई कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बेगर को इस ट्रुथ का आभास हो जाता है कि अल्टीमेटली इस दुनिया के हर लोग यूनिवर्सल सोल का ही पार्ट है, और अगर किसी एक पर्सन को, कोई एक पर्सन भी भूखा रह रहा है, तो यहाँ यूनिवर्सल सोल भी भूखा माना जा सकता है। तो इस तरह की स्टोरीज पर बात की गई है। उपनिषद्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर थिंकर मेन थे, हमने इस पर बात भी की थी, और कुछ वुमेन थिंकर के भी नाम देखने को मिलते हैं, जैसे गार्गी, जिस पर ऑलरेडी क्वेश्चन बना है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच जो वाद संवाद होता है, जिसे गार्गी संहिता में लिखा गया है। इन चीज़ों इस समय वुमेन थिंकर के भी प्रभाव देखने को मिलते हैं।
देखिए यहाँ पे बॉक्स में पाणिनि की बात की गई है। पाणिनि जो कि संस्कृत ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान, सबसे पहले इन्होंने संस्कृत ग्रामर को कंपोज किया। उस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ नहीं दिया गया बट हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बुक लिखा गया पाणिनि के द्वारा और संस्कृत ग्रामरियन के बहुत बड़े विद्वान थे। और इन अगर आप देखें तो काफ़ी पहले ही यूज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला, यानी छोटे फार्मूला बना करके जो भाषा के रूल्स हैं उन्हें लिखते थे, लगभग 3000। सो देखिए यहाँ पे बुद्धिज़्म की स्टोरी एंड होती है बट ऑब्वियसली बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें जो अगर हम लोग अदर सोर्सेज से कवर करते तो मिस हो जाती, जैसे छांदोग्य उपनिषद वाली जो बात है, उसके बाद ये जो स्टोरीज हमने देखी वाइसबेगर वाली, ये बातें आपको बाकी सोर्सेज में कवर नहीं मिलेंगी। तो अब ये जब हमने कर लिया, हमने ऑलरेडी इस पर बेस पर बात कर ली, अब हम लोग जब बात करेंगे तो वहाँ पे फैक्ट्स देखेंगे और कैसे कैसे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आएगा उस वीडियो में, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो आप पाएंगे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर पूछे ही जा रहे हैं। फिलहाल नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे जैनिज्म पर, उस पर बात करते हैं। देखिए जैसा कि बुद्धिज्म पर हमने बात की, लगभग वही टाइम पीरियड था 2500 साल पहले का, 6th सेंचुरी BCE का ही जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर जी का जन्म होता है। लगभग 2500 साल पहले की बात है और ये भी अगेन क्षत्रिय प्रिंस थे, लेकिन ये किस गण से थे तो लिच्छवी और वज्जी संघ था इनका। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वज्जी संघ का ये पार्ट था। वज्जी अगर आप मैप में देखें सो महाजनपद से भी देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में पूछा गया आपसे महाजनपद माहिष्मती के विषय में कि माहिष्मती किस रिवर के तट पर है। तो ये देखिए माहिष्मती अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नर्मदा नदी के तट पर है। ये CDS 2 2022 में पूछा गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी महाजनपद और ऐसी चीज़ें पढ़ें जिनमें मैप्स आते हैं तो आपको ये मैप्स खुद से ड्रॉ करने हैं, तभी आपको आइडिया लगेगा। कल को ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए माहिष्मती किस किंगडम का पार्ट था, तो अवंती का ये पार्ट था, आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सबसे साउथ में महाजनपद कौन सा था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो असमक दिखाई दे रहा है और तेलंगाना आज की डेट में तेलंगाना का पार्ट। और अगर आप इसी तरह से देखें सबसे नॉर्थ में भी पूछ सकते हैं। अगर आप देखें तो महाभारत अगर आपने समझा है तो देखिए इंद्रप्रस्थ के बारे में आपको पता होगा। मत्स्य एक महाभारत के 18 पर्वों में से एक मत्स्य पर्व है, विराट पर्व है सॉरी, और जो मत्स्य किंगडम का पार्ट था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तो इस तरह से 6th सेंचुरी BCE में। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइक्य आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से गौतम बुद्ध जिस क्लेन से बिलोंग करते थे। और इसके अलावा हमने वज्जी की बात की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है कि बताइए महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वो चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे अगर आप देखें अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजगिरी, इस तरह से राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं। काशी अगर आप देखें बनारस की, ये सब तो हमें पता ही है। तो इस तरह से चीज़ें आपको कवर करनी है और ये मैं कवर करूँगा बहुत ही जल्द, क्योंकि महाजनपद से भी एक सवाल फिक्स ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक बात मैं आपको और याद दिला दूँ वज्जी के विषय में कि वज्जी में हमने देखा सबसे पहला रिपब्लिक किंगडम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक राजा नहीं बल्कि बहुत सारे राजा मिलकर के राज्य को चलाते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CDS में भी पूछा गया, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 की एज में ये होम को घर को त्याग देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, उसके बाद वन में चले जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी कठोर तपस्या के बाद ये एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोग कवर करेंगे कंपैरिजन के साथ, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आती है। उसके बाद देखिए ये सिंपल डॉक्ट्रिन समझाते हैं मैन और वुमेन को, जो कि ट्रूथ की तलाश करते हैं। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, यानी जिन्हें सत्य की तलाश में चलना है उन्हें अपना घर मस्ट, अगर यहाँ पे वर्ड आप देखें तो मस्ट की बात की गई है, मस्ट लीव देयर होम। और उन्हें स्ट्रिक्ट कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे अहिंसा के रूल्स हो गए, यानी किसी भी जीव को, किसी भी ह्यूमन बींग, किसी भी लिविंग बींग को हर्ट नहीं करना है, किल नहीं करना है। ऑल बींग्स लॉन्ग टू लीव, ये महावीर स्वामी का कहना था। और भाषा की अगर बात करें तो किस भाषा में इनके उपदेश थे, तो ये अगेन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज प्राकृत पर बात करते थे, क्योंकि प्राकृत भाषा आम जनमानस की भाषा थी और आम जनमानस इसे आसानी से समझ सकते थे। देखिए प्राकृत के अंदर भी डायलेक्ट हैं, जैसे अगर आप मगध में देखें तो मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी वो मागधी कहलाती थी। तो इस तरह से अलग अलग रीजन के बेसिस पे उनका नामकरण किया जाता था प्राकृत भाषा के डायलेक्ट्स का। और कुछ फंडामेंटल टीनेट्स है, अगर आप देखें जैनिज्म के फॉलोअर्स को, बहुत ही सिंपल जीवन जीना है, फूड के लिए बेगिंग करनी है, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहना है और कभी भी चोरी नहीं करनी, और सेलिबेसी को भी ऑब्जर्व करना है। ये सारी चीज़ें, और एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी इंक्लूडिंग क्लोथेज।
जैन शब्द की उत्पत्ति भी समझ लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन वर्ड से हुई। जिन का मतलब होता है कनकरर, जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जैनिंद्र भी कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये वर्ड यहीं से ओरिजिन हुआ है। तो अगर आप देखें तो जैनिज्म को मेनली ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया, क्योंकि देखिए फार्मर्स, अगर फार्मर्स हैं तो खेती कर रहे हैं तो उन्हें इंसेक्ट वगैरह किल जाने अनजाने में करने पड़ते हैं और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए फार्मर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था इन रूल्स को, जैनिज्म के रूल्स को फॉलो करना। अगर आप देखें तो इस पर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर आप देखें तो ये सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2000 में पूछा गया था, असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में। असर्शन कथन में आपको दिया गया था कि जैनिज्म का जो एम्फेसिस है नॉन वायलेंस में, ये इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट को जैनिज्म एम्ब्रेस करने में प्रिवेंट किया। और इसका कारण ये दिया गया कि क्योंकि कल्टीवेशन में बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट को किलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए दोनों ही बातें सही है और रीज़न जस्टिफाई भी कर रहा है। अभी हमने देखा कि किस तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करने की ज़रूरत पड़ती है किसानों के द्वारा, इसके बिना फसलें अच्छे से नहीं उगाई जा सकती। तो इस चीज़ के कारण बहुत सारे पीजेंट जैनिज्म को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था। तो इन बातों को दिखाने का भी यही मोटिव होता है कि देखिए 6 क्लास की एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में भी इवन पूछे जाते थे और जाते हैं। बस वही है कि आपको लॉजिकली सही तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। और अभी हम लोग देखेंगे भी कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 6th 7th एनसीईआरटी से भी आते हैं। बट वही है कि अगेन आपको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जितनी बातें दी गई हैं उतनी इनफ नहीं है, लेकिन ये बेस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी बातें यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको अदर बुक्स में नहीं कवर्ड मिलेंगी और उनसे यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो कुल मिलाकर के इंटरलिंकेज अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो ही एक बेटर वे में तैयारी होगी और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा इतिहास से जो आपकी समझ से ऊपर हो, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से लिंक करके पढ़ते हैं तो। और यहाँ पे आगे देखिए फिर जो टीचिंग्स है महावीर स्वामी की, वो काफ़ी समय तक, काफ़ी सेंचुरीज तक उनके फॉलोअर्स के द्वारा बताई गई, फैलती रहीं। और इस तरह से दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी, यानी जो गुजरात में वल्लभी है। आई थिंक यहाँ पे सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी, ये भी बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग देखेंगे बुद्धिस्ट और जैन काउंसिल्स के बारे में। 1500 सालों पहले यहाँ पे सारी चीज़ें रिटन वे में कंपाइल्ड करके रखी गई हैं। आगे देखिए संघ की बात की गई है और देखिए दोनों ही गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के द्वारा ही ट्रू नॉलेज की बात की गई और ट्रू नॉलेज के लिए घर त्याग की, गृह त्याग की बात की गई। तो रहने के लिए फिर कहाँ रहा जाए, तो संघ की व्यवस्था की जाती थी, जो अपने घर को त्याग देते थे वो। अब देखिए जो बुद्धिस्ट संघ है इसमें कुछ रूल्स होते थे, इन रूल्स को रिटन डाउन किया गया विनय पिटक में। अभी हम लोग पिटक देखेंगे। पिटक हमें पता है बौद्धों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 3 तरह के पिटक देखने को मिलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसी में से जो विनय पिटक है यहाँ पे मोनेस्टिक रूल्स की बात की गई है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि वो सारे हम लोग साथ में कवर करेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो विनय पिटक में मोनेस्टिक रूल्स की बात की जाती है और क्या क्या रूल्स है मेनली अगर आप देखें तो हर तरह के मेन यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और लेकिन चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी और स्लेव्स को अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, मेन और वुमेन दोनों के लिए ही यहाँ पे जो संघ है वो ओपन है, दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ, यहाँ पे सिंपल लाइफ की बात की जाती थी, सिंपल जीवन जीते थे, सादा जीवन, और ज़्यादातर समय ये मेडिटेशन में गुजारते थे और कुछ फिक्स्ड आवर के टाइम पे ये बेगिंग का काम करते थे ताकि अपना जीवन यापन किया जा सके, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता था। देखिए भिक्षु जो कि संस्कृत का वर्ड है, ये प्राकृत में भिक्षु कहा जाएगा। और देखिए रिनाउंसर होता है इसका मतलब, यानी त्यागी, बेगर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दूसरों से एक दूसरे की हेल्प करना सिखाते थे संघ के अंदर, और जो भी अगर कोई क्वारल हो जाती छोटी मोटी तो इसे संघ के अंदर ही निपटा लिया जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर कोई विचार रहता था संघ का तो उसे किस तरह से निपटाया जाता, तो वहाँ पर भी कंसेंसस की जाती थी, लोगों से पूछा जाता था कि आप इस बात से सहमत है या नहीं, और उसी बेसिस पे जहाँ पे मेजोरिटी लोग जाते थे उसी बेसिस पे संघ का डिसीजन लिया जाता था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध जो चाहते थे क्या वही संघ में होता था, या जो महावीर स्वामी का कहना रहता था वही संघ में चलता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सारी बातें मेजोरिटी के बेसिस पे की जाती थी। दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड, आप देख सकते हैं हर तरह के, हर तबके के, हर धर्म, हर जाति के लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बहुत सारे लोगों ने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को भी यहाँ पे लिखा है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे ब्यूटीफुल पोएम को भी कंपोज किया है संघ के जीवन से संबंधित। एक केव के बारे में दिया गया, कार्ले केव्स, आपको ध्यान रखना है। कार्ले केव्स महाराष्ट्र में है, जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स यहाँ पे रहते थे। इमेज भी इसकी दी गई है।
मोनेस्ट्रीज और मठ की बात करते हैं, देखिए ज़्यादातर लोग ये थ्रू आउट द ईयर प्लेस टू प्लेस मूव करते थे बेगिंग और अपने डिस्कोर्सेज के कारण। लेकिन साल का एक ऐसा समय आता था, खास करके रेनी सीजन, जब ट्रेवल करना डिफ़िकल्ट होता था, तो उस टाइम पे ये टेम्प्रोरी शेल्टर्स का निर्माण करते थे और टेम्प्रोरी शेल्टर्स में रहते थे। और इन शेल्टर्स को क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माना जाता है कि बिहार राज्य का नाम भी कहीं ना कहीं इन सेंट्रल से इंस्पायर्ड है। तो विहार जो है यहाँ पे ये टेम्प्रोरी पीरियड के लिए रहते थे, जो नन्स रहते थे और मोंक्स रहते थे यहाँ पे, वो टेम्प्ररी पीरियड के लिए विहार में रहते थे। और विहार क्या रहता था? ड्वेलिंग प्लेस। सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, हम लोग उस क्वेश्चन को भी करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, विहार होता था। और विहार जनरली वुड और ब्रिक के बनाए जाते थे। और चैत्या क्या होता था? चैत्या होता था वर्शिपिंग हॉल। और विहार क्या होता है? ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, जो जनरली बरसात के सीजन में यूज़ किया जाता था। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या कहना था? देखिए, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लॉस देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन। यानी यहाँ जब ओशंस में रिवर मिल जाती हैं तो रिवर अपना वजूद खो देती है, वो अपना नाम खो देती है। उसी तरह जो वर्ना और रैंक है और जो फैमिली है, वो भी वो उन्हें भी फॉरगेटन कर दिया जाएगा जब वो एक बार बुद्धिस्ट ज्वाइन को, ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स को ज्वाइन कर लेती हैं। तो ज़्यादातर जो विहार यहाँ पे बनाए जाते थे वो रिच मर्चेंट्स के द्वारा या तो लैंड डोनेट की जाती थी या फिर लैंड ओनर या फिर किंग के द्वारा। लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट ऑफ फूड। बहुत सारे लोकल पीपल भी आते थे फूड्स, क्लोथिंग, मेडिसिन वगैरह मॉन्क्स और नन्स के लिए, और उन्हें बदले में ये सच्चाई सादगी का पाठ पढ़ाया जाता था। ऑन ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यानी काफ़ी सदियों बाद काफ़ी दुनिया के अलग अलग प्रदेशों में, सब कॉन्टिनेंट्स में बौद्ध धर्म फैलता गया, जिसके विषय में हम लोग चैप्टर 10 में भी डिटेल से बात करेंगे। अगर आप देखें तो जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, उस टाइम ब्राह्मणिकल सिस्टम में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। जैसे उस टाइम पे आश्रम का डेवलपमेंट हुई। आश्रम का मतलब होता है, आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। यानी यहाँ पे आश्रम का वह मतलब नहीं है कि यहाँ पे लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं, बल्कि ये लाइफ के स्टेज को दिखाता है। आज के डेट में आश्रम का कुछ और वर्ड है, आज रहने की जगह होती है। और लेकिन अगर आप देखें उस टाइम के कंटेक्स्ट में, तो इसका मतलब होता है स्टेज ऑफ लाइफ। 4 तरह के स्टेजेस की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चार तरह के लाइफ के स्टेजेस की बात की गई है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ्स एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। और इन्हें ब्रह्मचर्य कहते हैं। यानी स्टार्टिंग के टाइम पे वेदास को पढ़ा जाना चाहिए और सिंपल लाइफ को जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पार्ट है। उसके बाद गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए, जहाँ पे मेरी करके हाउस होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ का जीवन आता है, फॉरेस्ट में जाकर के मेडिटेशन की बात की जा रही है। और एट द एंड सब कुछ त्याग देना है, वो सन्यासी जो स्टेज ऑफ लाइफ है, संन्यास पार्ट कहलाएगा। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन। यानी यहाँ पे मेडिटेशन की बात की जा रही है। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चोजन बाय देयर हस्बैंड्स। तो जैसा कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि जो 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड था, वो पूरे ही दुनिया के लिए रिलीजियस अपहेलिंग का टाइम था। हर दुनिया के हर तबके के लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में सत्य और अहिंसा और इन चीज़ों पर फोकस कर रहे थे और जीवन के ट्रू मीनिंग की बात कर रहे थे। अगर आप ईरान में भी देखें तो जोरोस्ट्रियन, जो कि ईरानियन प्रोफेट है, उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स दी वो अवेस्ता में कंपाइल की गई। और द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। यानी वेद के जो प्रैक्टिसेस हैं, इन चीज़ों से काफ़ी मेल जोल रखा जाता है। तो बेसिक टीचिंग है जोरोस्टर की, वो गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, इन 3 वर्ड्स के मैक्सिम में समाई हुई है। यानी आपको अच्छा विचार करना है, अच्छे शब्द का प्रयोग करना है और अच्छे कार्य करने हैं। और जैन अवस्था के एक वर्ष की बात करें, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शेल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यानी लॉर्ड आपको शक्ति प्रदान करनी है और सच्चाई का जो ट्रूथ का जो रूलिंग है उसे स्टेब्लिश करना है, अच्छी थिंकिंग को स्टेब्लिश करनी है, जिससे एक पर्सन पीस और ट्रैंक्विलिटी को क्रिएट कर सके, बना सके। तो काफ़ी हजारों सालों तक जोरोस्ट्रियनिज्म जो है वो ईरान का एक प्रमुख धर्म था। लाटर सम जोरोस्ट्रियन माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये जो हैं, ये पारसीज, जो आज की डेट में पारसी है, उनके एंसिस्टर हैं। आइए कीवर्ड्स समझ लेते हैं। कीवर्ड्स को समझना सबसे ज़रूरी होता है। तन्हा का मतलब हमने स्टार्टिंग में ही देखा, जो क्रेविंग्स होती हैं, जो ह्यूमन डिज़ायर्स होती हैं, उन्हें गौतम बुद्ध ने तन्हा कहा है। प्राकृत की अगर बात करें तो प्राकृत एक भाषा है जो कि उस टाइम पे हर प्रकार के लोगों के, आम जनमानस के लोगों के द्वारा बोली जाती थी। उपनिषद हमें पता है, उपनिषद जो लाटर वैदिक टेक्स्ट जो कंपाइल किए गए वो कहलाते हैं। आत्मा की हमने बात की थी, ब्राह्मण भी हमने समझा। अहिंसा का मतलब सबको पता है। और जैन बुद्ध, ये चीज़ों पर तो हमने डिटेल में बात की। संघ का मतलब हमने देखा कि किस तरह से भिक्खु भिक्खुनी
भिक्षुनी, जो शेल्टर जो उनका होता था वो संघ कहलाता था, जो ग्रुप कहलाता था वो संघ था। भिक्षु का मतलब हमने समझा भिक्षु भिक्षुनी, और विहार का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, और इसी तरह से आश्रम भी हमने देखा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये कहा जा रहा है आपसे कि बताइए किन तरीकों में गौतम बुद्ध ने अपने मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश की। तो सबसे पहला तो इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया जो बिल्कुल आम जनमानस को समझ में आए। दूसरी चीज़ तो ये कि हमने देखा कि किस तरह से इंस्पिरेशनल स्टोरीज यानी इस तरह से लाइफ इवेंट को ही बता दिया जाता था गौतम बुद्ध के द्वारा, जिनसे चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर आपको याद है तो किस्सा गौतमी की स्टोरी, जब उन्होंने डायरेक्टली इन चीज़ों को समझाने की बजाय एक्सपेरिमेंट ही किया, जब उन्होंने कहा कि एक मुट्ठी सरसों आप लेकर के आइए किसी ऐसे घर से जहाँ पे कोई मरा हुआ ना हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका था गौतम बुद्ध के सिखाने का। और भी हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, जैसे अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी, जो हत्यारा अंगुलीमाल है उनकी लाइफ किस तरह से गौतम बुद्ध ने परिवर्तित की, उनका हृदय परिवर्तन किया। ट्रू फॉल्स की भी बात कर लेंगे, काफ़ी सरल प्रश्न है अगर आपने अच्छे से लेक्चर को समझा है तो। बुद्ध इनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेज, जस्ट विपरीत बता दिया गया है, गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी प्रकार की सेक्रीफाइसेज को इनकरेज नहीं किया। सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमने देखा अभी कि हाँ, सारनाथ पहली जगह थी जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में। बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध ने कहा था कर्मा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और आपके जो कर्म है वही आपका फॉर्चून डिसाइड करेंगे। द बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया, ये भी हमने देखा, महाबोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सो दोस्तों आइए क्विकली रिकैप कर लेते हैं, अदरवाइज फिर चीज़ें याद रखना डिफिकल्ट होता है। देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है जैनिज्म और बुद्धिज्म को, तो एक साथ हम लोग रिवाइज करेंगे। हमें पता है जैनिज्म के फाउंडर लॉर्ड महावीर हैं और बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्धा। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान महावीर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर आप बर्थ के टाइम पीरियड की बात करें तो 599 जैनिज्म का देखने को मिलता है, और गौतम बुद्ध में थोड़ी बहुत 2-4 साल के चेंजेस देखने को मिलते हैं। 567 या कहीं कहीं पे 563 भी देखने को मिलता है। जगह की अगर बात करें तो ऑफकोर्स वैशाली में कुंडग्राम में गौतम महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। लेकिन अगर हम लोग गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में आज के डेट में अगर आप देखें तो नेपाल में है, वहाँ पे हुआ। पेरेंट्स देखिए सिद्धार्थ हैं और त्रिशला, तो ये बड़ी अनोखी बात लगती है कि महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। और माता का नाम यहाँ पे त्रिशला था, जो कि चेटक किंग की बहन थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। चेटक के राजा की बहन थी त्रिशला। और अगर आप गौतम बुद्ध के पेरेंट्स देखें तो सुद्धोधन और माया देवी, और हालांकि माया देवी की जो डेथ है वो गौतम बुद्ध को जन्म देते टाइम ही हो गई थी, तो इन्हें प्रजापति गौतमी के द्वारा ब्रॉटअप किया गया। वाइफ और चिल्ड्रन की अगर बात करें तो महावीर स्वामी की वाइफ यशोदा कहलाती हैं, और जो चिल्ड्रन है वो प्रियदर्शना है। प्रियदर्शना महावीर स्वामी की बेटी है, जिनका बाद में जमाली के साथ विवाह हुआ। और ये जो जमाली हैं महावीर स्वामी के दामाद, ये पहले डिसाइपल बने महावीर स्वामी के। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे तो पहला सरमन हमने देखा कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया है। और अगर इनके स्पाउस की बात करें, वाइफ की बात करें तो यशोधरा है, और चिल्ड्रन का नाम राहुल है। ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्यागी बनते हैं महावीर स्वामी, और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ते हैं। और देखिए ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, गौतम बुद्ध ने बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा और पाटलिग्राम जैसे जगहों को विजिट किया था। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में लगातार 2 साल पूछा गया। अभी उस सवाल को हम लोग कवर करेंगे। हालांकि वो सवाल मेरे लिहाज से इसलिए मैंने देखा आसान है, क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी के जो 2 जगह थे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थे, जब वहाँ पर गौतम बुद्ध कभी गए ही नहीं, अगर हम लोग एक तरह से देखें तो, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस प्रोसीडिंग्स के लिए उनका जाना नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखें तो 13 ईयर के पीनियंस के बाद महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे ये गौतम बुद्ध का अगर हम लोग देखें तो 7 साल तक ये वांडरर रहते हैं, और बाद में काफ़ी टीचर से मिलते हैं, लेकिन इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं होती। और एनलाइटनमेंट इन्हें फाइनली 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त होती है। अगर डेथ की बात करें तो 72 ईयर्स में पावापुरी में, जो कि राजगृह के करीब है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 80 ईयर में गौतम बुद्ध की डेथ होती है कुशीनगर में, राइट। और विजिटेड हमने देखा कौशल और मगध किंगडम को, ये विजिट करते हैं। तो इस तरह से जब आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यहाँ से बनेंगे, 1 लीनियर टाइप्स। अदरवाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ये नहीं पूछा जाता कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था या उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। इस तरह के क्वेश्चन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे, बट फिर भी हमारी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ज़्यादातर सवाल विचार से आते हैं, जिसे हम लोग बहुत ही जल्द कवर करेंगे। और ये लंबा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर, तो उससे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।